हेलो एवरीवन, आई निशा पार्शा सालवी और बायोलॉजी मेंटोर। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स अब हमने फोर्थ चैप्टर में देखा था लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग वर्ल्ड में किस तरह से ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने देखा था टेक्सोनॉमिक हायरार्की जिसमें हमने कैटेगरीज की बात करी थी, लेकिन हमने वहाँ पर देखा था कि टेक्सोनॉमिया जो सिस्टमैटिक्स है उसमें एक पॉइंट आ रहा था क्लासिफिकेशन का, राइट। तो आज हमने देखना है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है बायोलॉजिकल तरीके से, जिसमें हम बोलेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया हमने, राइट, नेचुरल क्लासिफिकेशन किया, तो क्या क्या हमने उसके आधार लिए, साथ ही साथ कैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या आधार रखा, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा जो सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है RH विटेकर का, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया उसमें हमने क्या क्या क्राइटेरियाज लिए, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लिविंग किंगडम्स। लिविंग किंगडम्स में आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की किस तरीके से स्टार्ट हुआ क्लासिफाई होना। फिर किंगडम्स में देखोगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। तो सबसे पहले हम बात करें, जो हमारे अरिस्टोटल थे उन्होंने बोला कि जो एनिमल है, जो प्लांटी है, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने देखा कि सिंपल, सबसे बड़ी बात है आपको याद रखना है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने लिए हैं। क्या लिए हैं? बहुत ही साधारण आकारिकी लक्षण उन्होंने देखे। क्या देखे? बहुत ही साधारण आकारिकी जो लक्षण थे उनके बिहाफ पर उन्होंने क्या बोला कि मैं कैसे क्लासिफाइड करूंगा ऑर्गेनिज्म को। मैं बोल रहा हूं कि भाई एक हो जाएगा प्लांटी, राइट, और एक हो जाएगा एनिमिलिया। और ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? ये है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और यदि तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ ले कि भैया जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन है, राइट, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया? तो आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में हमने बात करी थी किसकी? हर्बेरियम की। तो मैंने आपको बताया था हर्बेरियम किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं अपन? बेंथम और हुकर के। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो हमारे किसने दिया है? बेंथम और हुकर ने दिया है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर, राइट। तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया किसने? हमारे अरिस्टोटल ने। उन्होंने बोला कि मैं प्लांटी और जो एनिमिलिया है उसको 2 भागों में विभाजित किया, राइट। अब देखो, उन्होंने बोला जो प्लांटी है उसके सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से मैं उसको 3 तरीके से सब डिवाइड करूंगा। क्या होगा हमारा? हर्ब, shrubs and trees, राइट। क्या हुआ? जो हर्ब्स होती हैं उनमें डिवाइड किया जो छोटी होंगी, फिर shrubs में, झाड़ियों में, और बड़े बड़े पेड़ों में उन्होंने उसको विभाजित किया। किसको? प्लांटी ग्रुप को। फिर उन्होंने बोला कि एनिमल जो है उनको भी मैं सब डिवाइड करूंगा। किसके आधार पर? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, यानी कि विदाउट रेड ब्लड, राइट। ये कैसे हुआ? सबसे पहले याद रखना है अरिस्टोटल ने दिया। सेकंड हमें याद रखना है कि उन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया को किस तरीके से विभाजित किया, उनके सिंपल जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर मैं कहूँ कि साधारण आकारिकी लक्षण है, उसके आधार पे किया। ये एक तरह का कृत्रिम क्लासिफिकेशन था या कृत्रिम वर्गीकरण था, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था।
थर्ड बात हमने बोला, उन्होंने जब प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा तो उन्होंने उनको हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में सब डिवाइड किया, और एनिमल को रेड ब्लड के आधार पर दो तरीके से विभाजित किया, एक रेड ब्लड राइट और एक विदाउट रेड ब्लड। फिर विदाउट रेड ब्लड को भी उन्होंने बोला कि एक हार्ड बॉडी हो सकती है, एक हार्ड बॉडी हो सकती है और एक सॉफ्ट बॉडी हो सकती है, राइट। सॉफ्ट बॉडी कैसे हो सकती है? या तो शेल हो या विदाउट शेल हो। यहां तक क्लियर? डन यहां तक? अब देखो, Aristotle was the earliest to the attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters. क्या करा? इन्होंने बहुत ही simple characteristics use किए, किसको क्लासीफाई करने के लिए? प्लांट्स को और एनिमल्स को। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमने बोला क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू श्रब्स, ट्रीज, हर्ब्स। फिर इन्होंने बोला एनिमल जो हैं उनको भी डिवाइड किया, रेड ब्लड एनिमल और विदाउट रेड ब्लड। फिर इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, किसको? एनिमल्स को। रेड ब्लड के बारे में बात करें तो भैया मैमल्स में हमें रेड ब्लड है, लिजर्ड में, बर्ड में, फिश में। लेकिन जो नो रेड ब्लड वाली हमारे एनिमल्स हैं उसमें क्या हो रही है? एक तो बॉडीज कैसी होंगी? हार्ड, जस्ट लाइक अ इंसेक्ट। फिर हम बोल रहे हैं सॉफ्ट बॉडीज वाले, जिनके पास शेल है, जिनके पास शेल नहीं है। यहाँ पर शेल फिश एग्जाम्पल है, सेल्फ फिश नहीं है, राइट। और नो शेल है तो जेली फिश हो गया। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा सिस्टम आया, टू किंगडम सिस्टम या टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बच्चों किसने दिया? हमारे कैरोलस लीनियस ने। तो हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? याद रखना है, गिवन बाय कैरोलस लीनियस ने। फर्स्ट थिंग, इन्होंने भी क्या बोला? देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में हमने बोला था कि इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने बोला है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था इन्होंने, है ना। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। फिर हमने क्या बोला था? भाई हमारे पास आपको पता है कितनी स्पीशीज है? 7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से किसको हमने आइडेंटिफाई किया है टेक्सोनॉमिकली? केवल हमने बात करी है 1.7 to 1.8 मिलियन, जिसमें से भी हमने बात करी है 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और हमारा 0.5 मिलियन कौन सा है? प्लांट ही है। तो यानी कि हम बात करें कि स्पीशीज किस में ज़्यादा है, किस में है? एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि इसका रेशो क्या है? हम बोले भैया 7 मिलियन हमारे पास टोटल स्पीशीज है, जिसमें से हमने 1.7.8 मिलियन तक टेक्सोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें भी 0.5 मिलियन तो हमारे प्लांट्स हैं और 1.2 मिलियन हमारे एनिमल्स हैं। अब क्या हुआ? अब जितने भी हैं यानी कि लगभग मान लो 9576 जो स्पीशीज हैं हमारी प्लांट्स की, ठीक है, लगभग 9576 जो स्पीशीज है हमारी प्लांट की, उनको अपनी बुक, कौन सी बुक? सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने क्या किया? क्लासिफाइड किया। किस आधार पर क्लासिफाइड किया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैसे? इन्होंने बोला जो हमारे प्लांट्स हैं, ये लो, ये प्लांट्स हैं और ये किंगडम है, लेकिन किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिस लेना पड़ेगा, कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा, राइट। तो इन्होंने क्या आधार लिया? इन्होंने आधार लिया सेल वॉल का। सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। कॉम्पोजिशन नहीं लिया है कि सेल वॉल किससे बनी है, इन्होंने बोला सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो आपको पता है प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल है, अच्छा मैंने किंगडम लिख दिया क्या इधर? रुको,
एनिमल। अब आपको पता है एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। फिर ये बोल रहे हैं कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, क्या प्लांट्स में या एनिमल्स में हम बात करें तो आपको पता है प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है तो डेफिनेटली यहाँ पिगमेंट्स मिलेंगे, बट इन केस ऑफ एनिमल यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये ऑटोट्रॉफ है नहीं ना, तो यहाँ पर पिगमेंट नहीं है। फिर इन्होंने बात करी कि भाई लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन, यहाँ पर लोकोमोशन नहीं देखा जाता लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। अब देखो दो बातें होती है, एक होता है लोकोमोशन, बहुत ध्यान से समझना इसके अंतर को, एक होता है मूवमेंट। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। क्या डिफरेंस है? लोकोमोशन की बात कर रहे हैं तो जस्ट लाइक इट 1 2 3 मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली गई हूं, ये मेरा लोकोमोशन हुआ है। लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कैसे? आपको पता है सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उससे अपनी एनर्जी को डिवाइड करना या अपने आप का फूड मटेरियल जो भी करना होता है। तो ये क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, वाटर का मूवमेंट, मिनरल्स का मूवमेंट, राइट। जब अपन जल परिवहन या फिर जो भी अपन खनिज लवणों का परिवहन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। अब देखो, तो जो हमारे कैरोलस लीनियस थे उन्होंने बोला, गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स विच इज एनिमेलिया एंड प्लांटी। इन्होंने बोला जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, एनिमेलिया में और प्लांटी में। फिर इन्होंने क्या क्या आधार लिए, जैसे मैंने बताया सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है, एनिमेलिया में एब्सेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपको पता है प्लांट जो होते हैं वो कैसे हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। लेकिन एनिमल्स दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, तो वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। फिर हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम, क्या वो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो प्लांट में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। क्या है? क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिनोइड्स। कैसा होता है? उनके पास फ्लैजिला होता है। यदि अपन यूग्लिना की बात करें तो फ्लैजिला है ना। फिर हम बात करें तो डेफिनेटली लोकोमोशन प्रेजेंट होता है ना। फिर हमारे पास लोकोमोशन यहाँ एब्सेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? डन। अब आगे चलें अपन। अब है डेमेराइट्स। डेमेराइट्स मतलब होता है कि उस जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उनमें किन बातों का अभाव था, यानी कि वो क्या चीज़ें स्पष्ट नहीं कर पाए, राइट। तो देखो आपको पता है कि हमने अभी 3 आधार लिए थे कि सेल वॉल कैसी है, लोकोमोशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या नहीं, ठीक है, या न्यूट्रिशन टाइप। लेकिन जो कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हुई, जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेलुलर है, वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट्स है, वो ऑर्गेनिज्म जो है हम बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक है ना। जैसे उन्होंने बोला कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है प्लांट्स में मिलते हैं, लेकिन उन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे यानी कि फंगस, सबको एक ही जगह डाल दिया। यानी कि ये क्वेश्चन आता भी है, पूछा भी जाता है कि जो कैरोलस लीनियस है उनमें जो प्लांट्स था, ठीक है, प्लांट्स का जो किंगडम था प्लांटी का, उनमें उन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म था, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंगस जो है वो प्लांटी में इंक्लूड था, राइट। फिर अपन जब फर्दर धीरे धीरे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा नहीं फंगस का तो जो है अपने आप में ही एक अलग सा किंगडम है। इज दैट क्लियर? फिर हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया है हमारे हैकल जी ने, ठीक है, हैकल ने दिया है। अब देखो इन्होंने सबसे पहले अपने पास क्या है बच्चों? पहले अपने पास आ गए प्लांटी, एनिमेलिया, ये 2 आ गए थे। अब 3 किंगडम
क्लासिफिकेशन में कौन सी ऐसा किंगडम या ऐसी कौन सा ग्रुप जो है ऐड किया गया, तो मैं आपको बता दूं वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या है? प्रोटिस्टा। अब यहां पर जो चीज समझने वाली है वो आपको समझनी है। यदि मैं बोलूं कि हैकल जो थे इन्होंने सिस्टमैटिक्स में प्रोटिस्टा को क्लासिफाइड किया है, राइट? प्रोटिस्टा को सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफाइड करने वाले कौन थे? हैकल थे। लेकिन जो टर्म है बच्चों, जो टर्म प्रोटिस्टा है, ये किसने दी है? ये दी है सी क्यूवियर ने। दो याद रखने वाली बातें हो गई कि हैकल ने क्या किया? प्रोटिस्टा को सिस्टमैटिक क्लासिफाइड किया है इन अ किंगडम। लेकिन जब टर्म प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो वो किन्होंने दी है? क्यूवियर ने दी है। इज दैट क्लियर? आज अब हम बात करें कि जो हमारा हैकल ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने बोला कि प्रोटिस्टा, आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या नया ऐड हुआ है? प्रोटिस्टा ऐड हुआ है। तो जितने भी है ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, हमें ये डिफरेंस नहीं पता लग रहा था कि वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, कैसे हैं। तो हैकल ने क्या किया? हैकल ने जो आधार लिया, ठीक है, क्या आधार लिया? उन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किया है। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किया, यानी कि मैं बात कर सकती हूं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टिश्यूलेस है, राइट? कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। हैकल का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? टिश्यूलेस ऑर्गेनिज्म पे या टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन पे, राइट? और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? थैलस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फिर हमने बोला कि जितने भी, क्या बोला? जितने भी टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म थे वो किस ग्रुप में रखे गए? प्रोटिस्टा में। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट? तो ये सारी चीजें किस में आई? हमारे आई 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ने। हैकल ने क्या बोला कि मैं जो क्राइटेरिया रख रहा हूं वो कैसा रख रहा हूं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बोलेंगे कि टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी टिश्यूलेस ऑर्गेनिज्म थे वो किसके अंतर्गत आए? प्रोटिस्टा में आए। हैकल इस्टेब्लिश द किंगडम प्रोटिस्टा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हैकल है उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को स्टैब्लिश किया, लेकिन जो टर्म प्रोटिस्टा है वो किसने दी? सी क्यूवियर ने। अकॉर्डिंग टू हैकल दिस किंगडम बेस्ड ऑन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करी है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन इंक्लूड हो गए? प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजेंस, पॉरीफेरा, एल्गी, फंजाई, सबके सब। अब देखो एक और बात, क्या चेंज आया? तो सुनो, पहले हमने बोला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के अंदर फंगस था, राइट? फिर जब हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए तो प्रोटिस्टा के अंदर हमारे फंगस था, राइट? यानी कि जगह बदलती जा रही है, दिख रहा है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ, अब है हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन या 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम बच्चों जो है वो दिया है कॉपलैंड ने, ठीक है? 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? कॉपलैंड ने। लेकिन इन्होंने सबसे पहले जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया ना ऑर्गेनिज्म को, उन्होंने उसको क्या नाम दिया? माइचोटा या माइकोटा, ठीक है? माइकोटा या माइचोटा जो भी बोलो, लेकिन सही बात में तो माइचोटा ज्यादा अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। क्यों? क्योंकि आगे इसमें अपन फंगस को ही ऐड करेंगे। फिर लेकिन जो हमारे डॉटरी और एलन नाम के साइंटिस्ट थे
इन्होंने बोला कि नहीं, जो कूपलैंड के द्वारा माइचोटा दिया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनेरा, राइट। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो मोनेरा टर्म है या माइचोटा ऑफ कूपलैंड को मोनेरा जो टर्म है वो किसने दिया है, डॉटरी और एलन ने। लेकिन हमारे 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को ऐड करने वाले कौन है, कूपलैंड। दोनों चीजें समझ में आ गई। कूपलैंड क्या है, जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में इसको मोनेरा को ऐड कर रहे हैं, और मोनेरा टर्म किसने दी है, डॉटरी और एलन ने। अब एक और बात सुन लो, यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, मोनेरा सबसे पहले अपने पास क्या आया था, प्लांटी, एनिमल, प्रोटिस्टा, और अब हमारे पास क्या आया, मोनेरा आया। इज दैट क्लियर। तो पहले हमारे पास फंगस प्लांटी में थी अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस, फिर हमारे पास जो फंगस है वो प्रोटिस्टा में आई अकॉर्डिंग टू हैकल। अब आगे देखते हैं कि फंगस हमने कहाँ रखी है, राइट। तो ऑल द प्रोकैरियोट्स आर ग्रुप्ड इन मोनेरा। तो हमने क्या बात करी कि जो जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी ऑल प्रोकैरियोट्स हमारे किस में आएंगे, मोनेरा में। लेकिन आपने पहले जब मैंने ये बोला था, जो हैकल है हमारे, इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन दिया था, टिश्यू लेस ऑर्गेनाइजेशन दिया था, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया किस में आ रहा था, प्रोटिस्टा में आ रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू कूपलैंड जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो सेल टाइप है वो कैसा है, प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स किस में आ रहा है, मोनेरा में आ रहा है। इज दैट क्लियर। जो भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, जिस भी आधार से हो रहा है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग क्लियर हो रही है चीजें। यहां पर हो गया अपना एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ फिर इन्होंने बोला कि जो प्रोटिस्टा है या प्रोटोटिस्टा है, कॉपलैंड ग्रुप्ड दोज यूकैरियोट्स। अब देखो कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं हैकल ने, तो उन्होंने बोला था कि प्रोटिस्टा में हमारे बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में हमारे मतलब जितने भी हमारे टिश्यूलेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फंगस हो चाहे कुछ भी हो, वो सब किस में आ रहे हैं, प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे कूपलैंड ने इस पे वर्क किया तो उन्होंने बोला कि यूकैरियोट्स भी प्रोटिस्टा में आ रहे हैं, जिसके अंदर जो भी मतलब जो एनिमल और प्लांट से थोड़े डिफरेंट दिखेंगे, जो एनिमल और प्लांट से थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे, उनको उन्होंने कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। तो यहाँ पर जो फंगस है और प्रोटोजोन्स है, अब फंगस किस में आ गया, प्रोटिस्टा में आ गया, जैसा कि उन्होंने भी किया था। फिर प्लांटी और या मेटाफाइटा, ठीक है, मेटाफाइटा, जितने भी ऑल यूकैरियोटिक प्लांट्स है, जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट्स है वो किस में आएगा, प्लांटी में या मेटाफाइटा में। और यदि हम बात करें एनिमिलिया या मेटाजोआ में, तो जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं वो किस में आएंगे, एनिमिलिया में। तो इज दैट क्लियर। अब आ जाओ 5 किंगडम सिस्टम, जो कि हमें पूरा ये चैप्टर जो है पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, राइट। हमना जो अलग से चैप्टर आएगा वो एनिमल किंगडम का आएगा और एक प्लांट किंगडम का आएगा, क्योंकि बॉटनी है तो प्लांट किंगडम हमें इंडिविजुअली पढ़ना है। लेकिन हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, ये तीनों हम इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या सिस्टम जो है वो किसने दिया है, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है 1969। मैंने बार बार बोला है कि ये जो सन है वो हमेशा याद रखना है। कैसे याद रखना है, 969, ठीक है, 969 और 1 लगाना है तो 1969 या फिर हम बोलेंगे 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेसिस है, वो है ट्रू फाइलोजेनिक सिस्टम पे।
राइट, किस पे है, ट्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम पे है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसा किंगडम बताओ, ऐसा किंगडम बताओ जो कि ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर क्लासिफाइड है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर इन 1969, राइट। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है? देखो बच्चों, हम सभी ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। कैसे, आपको मैं बताऊं, यदि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के पास जीनोमिक मटेरियल कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यदि तुम ह्यूमंस की बात करो तो आपके पास जेनेटिक मटेरियल कैसा है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, राइट। तो हम क्या हुए, जेनेटिकली रिलेटेड हुए। तो इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहली बात। तो ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? अब द मेन क्राइटेरिया यूज, जो क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया यूज किया गया है विटेकर के द्वारा, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वैसे तो हमें बहुत डीपली पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो है वो आपको मैं यही बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। आ जाओ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या रखा, देखो मोनेरा अपने पास आ गया था, जिसमें कि अपन बोल रहे हैं ऑल प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है। फिर हमने बोला प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में क्या बोल रहे थे अपन, यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। फिर आपने बोला फंगस, फिर आपने बोला प्लांटी एंड देन एनिमिलिया। इस तरीके से उन्होंने क्या करा, 5 किंगडम दिए हमारे पास। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बहुत ही उम्दा है यहाँ पर। हमारे पास, हमने इसके बारे में पढ़ लिया, पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में तो हमने स्टार्टिंग से ही बात करी है, लेकिन यहाँ पर न्यू क्या आया, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म उन्होंने ऐड किया, कौन सा अलग से किंगडम बनाया, तो आप बोलोगे फंगस, आप बोलोगे फंगस। अब जो क्वेश्चन आएगा सुनो, आपके पास जो क्राइटेरियाज हैं अभी अपन ने लिखा है, सेल टाइप, बॉडी टाइप या थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने बोला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर मैंने बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर हमने बोला फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये बोला। अब क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आएगा कि तुमने फंगस जो ऐड किया है, आपको पता है हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है, लेकिन यदि आपके पास 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन आए और पूछे कि इनमें से मेन क्राइटेरिया कौन सा है आर.एच. विटेकर जी का। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है या कौन सा मेन क्राइटेरिया है जो आर.एच. विटेकर ने लिया है, तो आप बोलोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से ही उन्होंने नया किंगडम दिया है, और वो किंगडम क्या है, फंगस। वैसे तो क्या है, ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे डिपेंड है, लेकिन ये 4 ऑप्शन आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन पे नहीं बोलना है, क्योंकि हमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं बताना, हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है। इज दैट क्लियर? आ जाओ, अब देखो अपन क्या करेंगे। अब आप क्या करोगे, क्राइटेरिया लेना शुरू करो। क्राइटेरिया पहला ले लेते हैं अपन,
थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर दूसरा हम ले लेते हैं सेल टाइप, ये तीसरा हम ले लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा अपन ले लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सुनो, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, मोनेरा में यहाँ लिख देती हूँ। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखोगे आप, थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम मोनेरा की बात करें तो बच्चों मोनेरा कैसा है, यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर रख दिया। फिर प्रोटिस्टा में आप बात करोगे, राइट। प्रोटिस्टा में आपने बात किया कि ये कैसा है, ये हमारा यूनिसेल्युलर है। फिर फंगस जो है ये हमारा मल्टी सेल्युलर है। प्लांट्स कैसा है, मल्टी सेल्युलर है। एनिमिलिया कैसा है, मल्टी सेल्युलर है। अब हम बोले जो हमारा सेल टाइप है, सेल टाइप कैसा है, तो आप प्रोकैरियोट्स हो। कौन प्रोकैरियोट्स है, आप या मैं, हमारे मोनेरा यूनिसेल्युलर है तभी तो ये प्रोकैरियोट्स है। फिर हम बोलेंगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर है लेकिन ये कैसे हैं, यूकैरियोट्स है। फिर हमारे फंगस कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। प्लांटी कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। और एनिमलिया कैसे हैं, यूकैरियोट्स है। फिर आप बात करोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाबू मैं यहां बताऊंगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपन यहां बात करेंगे बच्चा। तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें तो हमारा मोनेरा जो है वो कैसा हो सकता है, ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकता है। हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ स्वयं का भोजन स्वयं बनाने वाले और हेट्रोट्रॉफ दूसरे पे डिपेंड होने वाले, राइट। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये केमिकली भी किसी पे डिपेंड हो सकते हैं या स्वतः भी अपना भोजन बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा बच्चों कैसे हैं, हम बोल रहे हैं ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फिर आ जाओ आप फंगस पे। फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे समझेंगे। ये हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ भी दो तरीके से क्लासिफाइड है बच्चों, एक हो गया सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक और दूसरा हो गया पैरासिटिक। पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो सैप्रोफिटिक है बच्चों, सैप्रोफिटिक यानी कि अपने भोजन के लिए वो किस पे डिपेंड है, वो है डेड एनिमल्स पे या डेड ऑर्गेनिज्म लिख दो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म से वो अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, इनका जो डाइजेशन होता है, सैप्रोफिटिक जो फंजाई है इनका जो डाइजेशन है बच्चों वो कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का क्या मतलब है मैम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, यहां पर ये है फंगस। फंगस क्या बनाएगा अपना, हाइफी बनाएगा। हाइफी बनाए, हाइफी से ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। एंजाइम रिलीज किया, ये क्या करेगा, एंजाइम रिलीज किया, यहां पर से सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि इसने जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है यानी जो ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी है वो कहाँ किया है, आउट ऑफ द सेल किया है,
राइट, कहाँ किया है, आउट ऑफ द सेल। तो इस तरह का जो हमारा डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, यानी सेल के बाहर। सैप्रोफिटिक समझ में आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगस समझ में आ गया, हिट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। अब हम बात करें प्लांट्स की, तो ये एक लौते ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स है, इनमें कोई भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। ये सीधा क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। तो ये ऑटोट्रॉफ है। अब हम बात करें एनिमेलिया की। एनिमेलिया जो है बच्चों, ये कैसे हो सकते हैं, हिट्रोट्रॉफ। हिट्रोट्रॉफ में ये होलोजोइक होते हैं बच्चों, और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। यहां पर सैप्रोफाइट और पैरासिटिक था, यहाँ होलोजोइक और सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक तो सेम ऐसा ही होगा, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, डेड एनिमल्स पे डिपेंड होंगे या डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। बट होलोजोइक में क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हम वी आर होलोजोइक। होलोजोइक क्यों है, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खा करके हमने कुछ एंजाइम रिलीज करे, फूड को डाइजेस्ट किया, और जो ज़रूरत एनर्जी थी, है ना, जो भी एनर्जी की ज़रूरत थी वो हमारी बॉडी ने किया, और जो वेस्ट था वो हमने एक्सक्रीट कर दिया। तो इस तरीके का यदि डाइजेशन देखा जाए या मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है। इज दैट क्लियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, इसी वजह से इतना डीपली मैं समझा रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने बात कर ली हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या फिर हम बोलेंगे सेक्सुअल है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं बच्चों, फाइलोजेनेटिक क्यों बोलते हैं हम, ट्रू फाइलोजेनेटिक क्यों बोलते हैं हम, किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो आ जाओ, आपने देखा कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, मोनेरा, राइट। मोनेरा कैसा है, यूनिसेल्युलर है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। आपको भी तो पता है हमारी जो लाइफ है वो प्रोकैरियोट से बनी है, फिर यूकैरियोट्स आए हैं। तो फाइलोजेनेटिक हम देखेंगे तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, मोनेरा को ही रखेंगे। मोनेरा से फर्दर ये डिवाइड किस में हुआ, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटिस्टा में ये यूनिसेल्युलर है, लेकिन ये कैसा है, यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो गई। यहाँ पर हम यूनिसेल्युलर से, अभी यूनिसेल्युलर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, वो इवोल्यूशन देख रहे हैं, हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, हम डेवलपमेंट देख रहे हैं यहाँ पर। फिर प्रोटिस्टा के बाद हमारे पास फंगस आए। फंगस कैसे हैं, अब ये जो चीज़ थी क्राइटेरिया, ये मल्टी सेल्युलर हो गया, यानी कि यहाँ पर तुमने क्या देखा, डेवलपमेंट देखा, ये यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर हो गए। फिर प्रोटिस्टा से हम बोल रहे हैं प्लांट, ये भी कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर हैं और यूकैरियोट्स हैं। फिर यहाँ पर हम बोलेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर हैं और यूकैरियोट्स हैं। तो ये जो पता लगाया हमने, वो कैसे पता लगाया, विद द हेल्प ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर डिपेंड है, या हम कह सकते हैं बेस्ड है। इज दैट क्लियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया, बेस्ट क्राइटेरिया है, और किस पर डिपेंड है, बेसिकली ये डिपेंड है ट्रू फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर। अब हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल की, अपन बात करें बच्चों, तो हमने बोला R.H. विटेकर जो है उन्होंने क्या क्या लिया कि सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्या वो प्रोकैरियोट है, क्या वो यूकैरियोट है, राइट। फिर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कैसा है, क्या वो यूनिसेल्युलर है या फिर वो मल्टी सेल्युलर है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर बोला न्यूट्रिशन, भाई आपको मैंने क्या बताया, जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, न्यू किंगडम जो हमने ऐड किया है वो क्या किया है, मतलब हमने फंगस ही तो किया है, फंजाई तो किया है, लेकिन किस बेसिस पे, तो मेन कैरेक्टर क्या हुआ हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? आपको पता है जो फंगस है पहले किस में था? प्लांटी में था, राइट? प्लांटी में था। लेकिन आपको पता है प्लांटी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन जो हमारा फंगस है वो कैसा है? हेट्रोट्रॉफ्स है, हेट्रोट्रॉफ्स है। तो नेचुरल सी बात है वो प्लांटी में तो रहेगा नहीं। तो इसी हिसाब से जो आर.एच. विटेकर जी थे उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे फंगस को एक अलग किंगडम में रखा। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ सकता है। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करें देयर आर फॉर फंजाई सेपरेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लेस्ड इन किंगडम माइकोटा। तो हमने क्या बोला? माइकोटा जो था, या हम बोले माइचोटा जो था, वो किस में आएगा? हमारे ट्रू फंगस के तौर पे आएगा। रिमेनिंग ऑल ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स प्लेस इन अ किंगडम प्लांटी। इज दैट क्लियर? सिंस ऑल दिस एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन फिफ्थ किंगडम और किंगडम एनिमेलिया। फिर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में क्या है? ऑल प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व है, चाहे वो बीजीए हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो एक्टिनोमाइसिटीज हो, चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, सब किस में आ रहे हैं? मोनेरा में आ रहे हैं। प्रोटिस्टा की बात करें ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। हमने बात करी है ऑलरेडी प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में कौन आ रहा है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आ रहे हैं, चाहे वो प्रोटोजन्स हो, डायफ्लेजिनेट्स हो, डायटम्स हो, सबकी हम इंडिविजुअली बात करेंगे जब अपन प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे तब। फिर माइकोटा में क्या है? ट्रू फंजाई है। प्लांटी में मल्टीसेलुलर प्लांट्स है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर एनिमल्स। फिर आप देखोगे कि हमने बात करी सेल वॉल के बारे में। देखो बच्चों, मोनेरा, अरे प्रोटिस्टा लिखना था ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? सेल वॉल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। आपको पता है मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स डाले, ऑल प्रोकैरियोट्स डाले। तो प्रोकैरियोट्स में आपने यदि बैक्टीरिया लिया है तो तुम्हें पता उसकी सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, राइट? फिर हम बोलेंगे प्रोटिस्टा की बात करें। इससे पहले एक बात आपको मैं यहां बताना चाहूंगी। कहां पर? यहां पर तुमने लिखा है यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अभी तुम सेल वॉल की बात कर रहे हो, और चूंकि माइकोप्लाज्मा को तुमने कहां रखा है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स किसमें? मोनेरा में। लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास तो मैम सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। आपको पता है यहां पर जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोजिक होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। फिर हम फंगस की बात करें तो फंगस की जो सेल वॉल होती है बच्चों वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिनियस होती है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आप ये मत याद रखो कि काइटिन की है, आप रखो सेल्यूलोजिक है या नॉन सेल्यूलोजिक है। तो आप मोस्टली क्या बोलोगे? नॉन सेल्यूलोजिक है, नॉन सेल्यूलोजिक है। लेकिन एक फंगस है हमारे पास, या हम कहते हैं हमारे पास एक्सेप्शन है, जो सेल्यूलोज की सेल वॉल वाला है। कौन है? तो हम बोलेंगे ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज क्या है? एक एग्जाम्पल है फंगस का जिसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की। लेकिन मोस्टली जो फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की। तो हम क्या बोलते हैं? नॉन सेल्यूलोसिक होते हैं फंगाई। लेकिन ओमाइसिटीज इसका क्या है? एक्सेप्शन है। प्लांटी, आपको पता है सेल वॉल पाई जाती है, राइट? किसकी? सेल्यूलोज की, लिग्निन की, है ना? एनिमेलिया में सेल वॉल
नहीं पाई जाती। इज दैट क्लियर? तो हमने बात कर ली थी नॉन सेल्यूलोजिक होगी, पॉलीसैकेराइड की होती है ना। तो आप जो बात करोगे, क्या बात करोगे कि मैम जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें यदि सेल वॉल के रेफरेंस में बात की जाएगी तो हम किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं? सेल वॉल कैसी हो? सेल्यूलोजिक हो और नॉन सेल्यूलोजिक हो। ठीक है, हमने क्राइटेरिया ये चूज किया है बच्चों, ये नहीं चूज किया कि काइटिन की बनी है या हम बोलेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है ना। हमने क्राइटेरिया करा है सेल्यूलोज की है तो हाँ, नहीं है तो ना, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर नॉन सेल्यूलोजिक है, क्यों? क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में सेल्यूलोजिक होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है और विदाउट सेल्यूलोज होती है, क्यों? काइटिन की बनी हुई होती है। लेकिन एग्जाम्पल जो अपन ने अपवाद देखा वो क्या है? ओमाइसिटीज है। प्लांटी में प्रेजेंट होती है और एनिमिलिया में एब्सेंट होती है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनली हमारे कैसे है? प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगी? एब्सेंट होगी। एम आई राइट? फिर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है और हमारे एनिमिलिया में भी प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो, राइट। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं हमारी 6 किंगडम सिस्टम की, जो किसने दिया है? कार्ल हुज ने 3 डोमेन थ्योरी दी, सीक्वेंस ऑफ 16s rRNA पे दिया है। क्या है? जो हमारा 6 किंगडम सिस्टम बना है वो किस पे बना हुआ है? 16s rRNA के सीक्वेंस पे। याद रखना है किसने दिया है? कार्ल हुज ने दिया है। ही सजेस्ट सेपरेट किंगडम फॉर आर्कीबैक्टीरिया। तो डोमेन क्या दिया था इन्होंने? आर्किया, यूबैक्टीरिया और फिर हमने क्या बोला था? यूकैरिया। ये 3 किंगडम दिए इन्होंने। उन्होंने बोला आर्कीबैक्टीरिया को मैं सेपरेट डोमेन में रखूंगा। कार्ल हुज सेपरेटेड आर्कीबैक्टीरिया फ्रॉम यूबैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर डिफरेंसेस सच एज एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। सेल वॉल्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड अकरेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे, राइट। अब देखो यहां पर अपने पास डोमेन है, 3 डोमेन्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। अब ऑर्गेनिज्म को कैसे बांटा? 3 डोमेन्स है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 60s rRNA। याद रखना है हमेशा। आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मतलब यूबैक्टीरिया में, यूकैरिया में हमारे पास क्या आया है? प्रोटिस्टा, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। फिर यूकैरिया में क्या आया है? माइकोटा, जो फंगस का ट्रू किंगडम है। फिर यूकैरिया में हमारे पास क्या आया? प्लांटी। फिर यूकैरिया में हमारे पास क्या आ गया? एनिमिलिया। इस तरीके से इन्होंने किंगडम्स को 3 डोमेन में डिवाइड किया है, राइट। अब जितने भी किंगडम्स हमने पढ़े, जैसे कि कार्ल लिनियस का प्लांटी और एनिमिलिया दिया है। अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, यानी कि प्रोटिस्टा को जिसने दिया सबसे पहली बार वो कौन थे? अर्नेस्ट हैकल थे। ये याद रखना तुम। फिर हम बात करें कूपलैंड तो इन्होंने मोनेरा दे दिया, ये लो भाई। फिर आर.एच. व्हिटेकर की बात करें तो इन्होंने फंगस दे दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करे? सारे के सारे लिविंग किंगडम्स आज देख लिए, हर तरीके से देख लिया क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से किंगडम जो आया पहले कहाँ स्टैब्लिश था, फिर कैसे स्टैब्लिश हुआ, किस चीज़ को कहाँ पर जोड़ा गया, सारी चीज़ें देख ली, राइट। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक थैंक यू।